सीमा कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है पेमेंट का। जो हमारा रिमेनिंग पार्ट रह गया था वो साथ के साथ आज हम करेंगे फाइंडर ऑफ द गुड्स और एक हम प्लेज वाला कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, हमें ये बात पता है पहले से ही, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बल्कि स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है, राइट। तो बेलमेंट का नॉर्मली हम कर चुके थे और मैं आपको यही बात कहना चाहूंगी कि आप जितने भी मैंने बेलमेंट या जितने भी लीगल एस्पेक्ट के अभी लेक्चर डाल रखे हैं, मैंने 11 लेक्चर आई थिंक डाल रखे हैं, प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख लिया करो। ठीक है, तुम्हारा ही फायदा है। चलो आज हम बात करेंगे बेलमेंट की। बेलमेंट के अंदर बेलमेंट की बात हम कर चुके हैं, लेकिन हमने टर्मिनेशन की बात नहीं करी। देखो, टर्मिनेशन का नाम सुनते ही हमें पता चल जाता है कि खंडन। जिस कॉन्ट्रैक्ट की हम बात कर रहे थे अब उस कॉन्ट्रैक्ट का एंड टाइम आ गया है, तो कैसे आएगा। बेलमेंट के अंदर हमने बात करी थी, दो पार्टी होती है, एक होता है बेलर और एक होता है बेली। बेलर क्या होता है? जो गुड्स को ट्रांसफर कर रहा होता है किसी भी पर्पज के लिए, वो उस गुड्स को सेफ्टी पर्पज के लिए ट्रांसफर कर रहा होता है, कोई ना कोई उसका ऑब्जेक्ट होता है, उसको फुलफिल करने के लिए ट्रांसफर कर रहा होता है, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए वो ट्रांसफर कर रहा है। तो वहां पर मेन बात किसको ट्रांसफर कर रहा है? बेली को। तो उन दोनों का एक ऐसा एंड पॉइंट भी आएगा कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा। हो सकता है वो उनका ऑब्जेक्ट पूरा हो गया इसलिए टर्मिनेट हो जाए, हो सकता है उन्होंने जो जिस टर्म्स एंड कंडीशन में कहा था वो फुलफिल ना कर रहे हैं, हो सकता है उनमें से किसी एक की डेथ हो जाए। तो अलग अलग रीजन है। आज हम डिस्कस करेंगे कि बेलमेंट के अंदर हमारा टर्मिनेशन किस तरीके से होता है। सबसे पहला पॉइंट है डूइंग एन एक्ट inconsistent with terms of बेलमेंट। इसका मीनिंग क्या है? ध्यान से सुनो। डूइंग एन एक्ट इनकंसिस्टेंट विद द टर्म्स ऑफ बेलमेंट, दैट मीन्स जो आपने बेलमेंट के अंदर जिस कॉन्ट्रैक्ट की हम बात कर रहे हैं उसके अंदर जो आपने टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हो सकते हैं, बोली हो सकते हैं, उन पर बेली या बेलर आपस में फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा। कैसे? जैसे मैंने कल एग्जांपल लिया था कि मैंने अपने दोस्त को हॉर्स इसलिए दिया था क्योंकि वो पतला सा था, क्योंकि वो राइडिंग करने के लिए मांग रहा था। मुझे नहीं पता था वो अपने मोटे से दोस्त को उसके ऊपर बैठा देगा और मेरा हॉर्स तहस नहस हो जाएगा। ऐसी बात नहीं थी, राइट। अगर मुझे लगता है तो मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास ये राइट है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को मैं क्या कर सकती हूँ, टर्मिनेट कर सकती हूँ। सेकेंड है एट अ डिजायर ऑफ द बेलर in case of gratuitous bailment। मैंने एक बात बोली थी आपको कि दो टाइप के बेलमेंट के हमारे टाइप्स होते हैं, ग्रेचुअस और नॉन ग्रेचुअस। ठीक है, ग्रेचुअस होता है फ्री में। अगर आपका बेलमेंट का केस फ्री में है, ठीक है, और बेलर चाहता है उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना, तो बेलर के पास ये राइट होता है कि उसको वो तोड़ सकता है, टर्मिनेट कर सकता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर उठता है कि अगर मान लीजिए मैंने फ्री में अपने दोस्त को कैमरा दे दिया था पिक्चर लेने के लिए, राइट। अब वो जा ही रहा था, मैंने कहा दे, मेरा वापस दे। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर सामने वाली पार्टी बेली जो है उसको फायदा से ज्यादा नुकसान हो रहा है जब मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रही हूँ, तो उस केस में बेली के पास ये राइट है कि जितना उसको नुकसान हो रहा है वो बेलर से ले सकती है। बट यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि टर्मिनेट होने का एक चांस ये भी है कि अगर ग्रेचुअस बेलमेंट है तो वो बेलर के डिजायर पर उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है और एक्सपायरी ऑफ पीरियड, जो कि इजी सा है। एक्सपायरी ऑफ पीरियड कि जैसे ही आपका समय खत्म हो गया, मैंने कहा था 2 दिन के लिए आप मेरे हॉर्स को रखो, 2 दिन हो गए पूरे, अब मेरा हॉर्स मुझे चाहिए। आपको राइडिंग करनी थी, आपको कुछ करनी थी, आई डोंट नो, ठीक है, मुझे मेरा हॉर्स चाहिए। जो एक्सपायरी पीरियड, जो टाइम पीरियड था वो एक्सपायर हो चुका है। तो ऐसे केस में भी आप क्या कर सकते हो, बेलमेंट के केस को टर्मिनेट कर सकते हो। नंबर 4 ऑन अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मीनिंग क्या है? देखो ध्यान से सुनो। जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट पूरा हुआ, मेरा ऑब्जेक्ट क्या था, मेरा ऑब्जेक्ट था कि मेरे को क्या करना है, मैं कपड़ा लेकर आई, मेरे को सूट सिलवाना था, राइट। मेरा ये क्या था, ऑब्जेक्ट था। अब मेरे को लग रहा था कि 2 दिन में सूट सिलाया पूरा, मतलब वो सिलाई करके देंगे मुझे, लेकिन उसने तो 1 दिन में ही दे दिया। तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट उसी टाइम पे टर्मिनेट हो जाएगा जब मेरा ऑब्जेक्ट क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, राइट। इनको इसी तरीके से समझा करो। वैसे ना ये
मैं लिखवा देती ना तब भी आप समझ लेते, कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट इसके अंदर नहीं है कि आपको समझ में नहीं आए, बट फिर भी मैं ये सोच रही हूँ कि एक बार थोड़ा सा बता दूँ, आपकी 5 मिनट ही तो लगनी है पर हमेशा हमेशा के लिए माइंड में रहेगा, राइट। तो टेंशन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है और फटाफट करूँ। उसके बाद 5th पॉइंट आता है वो डेथ वाला केस, कि कौन से की भी या तो बेलर की डेथ हो जाए या बेली की डेथ हो जाए। अगर ग्रेचुअस टाइप का एग्रीमेंट है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट है, तो उस केस में भी आपका क्या हो जाएगा, बेलमेंट का केस टर्मिनेट हो जाएगा। तो बेलमेंट वाला टॉपिक हमारा बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया है। आई होप आप पीछे वाले लेक्चर अच्छे से देख रहे हो, अगर नहीं तो देखो, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज फाइंडर ऑफ द गुड्स। ध्यान से सुनो, फटाफट हमें करना है। नेक्स्ट टॉपिक इज, क्या है नेक्स्ट टॉपिक, फाइंडर ऑफ गुड्स। बहुत इजी प्लस बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है फाइंडर ऑफ गुड्स। नाम से ही क्लियर हो रहा है, मतलब कि आपको कोई सामान मिल जाता है, राइट। मजे आ गए, मजे आ गए, पर ये नहीं पता आपको आपके पीछे से ऑब्लिगेशन चालू हो गई। यस, फाइंडर ऑफ गुड्स के अंदर क्या होता है, जो गुड्स जब तक मेरे को वो सामान गिरा हुआ दिखाए, मतलब मेरे को कोई सामान गिरा पड़ा है, ठीक है, वहां पर है, जब तक मैं उसको ऐसे देख रही हूँ, उठा नहीं रही हूँ, तब तक मेरा कोई किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। जब मैं उस सामान को अपने हाथ पे उठा लेती हूँ, ठीक है, मुझे दिखाई देगा आईफोन गिरा हुआ पड़ा है, मैंने उठा, मुझे ये नहीं पता था उसके पीछे ऑब्लिगेशन क्या क्या भुगतनी पड़ेगी। बट सुनो, जैसे ही मैंने उस सामान को उठा लिया, मेरी ऑब्लिगेशन स्टार्ट हो जाते हैं। मेरा और जिसका वो गुड्स था ओनर, उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता, जो कि हम पहले कर चुके हैं। कौन से कॉन्ट्रैक्ट में, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में, राइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्या वो बेलमेंट की तरह हो जाता है? जी हाँ, जो सामान को उठाता है वो लाइक बेली की तरह बन जाता है और उसकी ड्यूटी भी बेली की तरह हो जाती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे फाइंडर ऑफ गुड्स के अंदर राइट्स और ड्यूटी की, राइट्स और ड्यूटी की, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे राइट्स की। सबसे पहली है कि बिल किसकी 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 राइट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, जिसने वो सामान मिला है, ठीक है, उसकी। तो राइट ऑफ लीन ऑफ गुड्स, पहला तो राइट है कि वो उस सामान को, उस गुड्स को अपने पास रखे। कब तक रखे? जब तक, अगर उसने उसके ऊपर कुछ खर्चा किया, मान लीजिए मेरे को वॉच मिल गई, ठीक है, मेरे को वॉच मिल गई और इस वॉच में मैंने 50 रुपीज इसको ठीक करवाने के लिए मैंने इस पर खर्चा किया। जब तक मुझे वो 50 रुपए ना मिले, तब तक मेरे पास राइट है कि मैं उस गुड्स को लीन पर रख सकती हूँ। समझ में आया? यहाँ पर मैं कौन हूँ? फाइंडर हूँ, तो मेरे पास ये राइट है। सेकेंड आता है आपका राइट टू शू फॉर रिवॉर्ड। देखो कई बार क्या होता है कि आपका कोई सामान गुम हो जाता है, ठीक है, कुछ भी सामान गुम हो सकता है। किसी के घर में कोई बच्चा गुम हो गया, अगर बच्चा गुम हो गया तो आप ऐसे लिखवा देते हो, आप वो नहीं होते पैम्पलेट्स वगैरह, वो छपवा देते हो कि अगर मेरे बच्चे को आपने ढूंढ दिया तो 5 लाख रुपए इनाम। अगर आपको वो पता है, आपने वो बच्चा ढूंढ लिया और आपको पता है कि 5 लाख रुपए इनाम मिल रहा है, तो जब तक आपको वो रिवॉर्ड ना मिले तब तक आप उस बच्चे को रख सकते हो। बट जैसे ही आपको रिवॉर्ड मिले आप उस बच्चे को दोगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी। वो कुछ भी हो सकता है, घड़ी, मान लीजिए किसी का आईफोन गुम हो गया, उसने बोल दिया कि 20,000 रुपीज, अगर मेरा कोई आईफोन ढूंढ कर देगा तो मैं 20,000 रुपीज उसको दूंगा। तो उस आईफोन को आपको मिला हुआ वो आईफोन, जब तक आपको वो 20,000 रुपये ना दे तब तक आप उसको रख सकते हो। जैसे ही वो 20,000 रुपये आपको दे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस गुड्स को रिटर्न कर दोगे। थर्ड नंबर पर आता है राइट फॉर सेल ऑफ गुड्स। अगर आपको पता है कि वो जो गुड्स है वो पेरिशेबल नेचर का है, खराब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो गुड्स ऐसा आपको मिला है, तो आपके पास ये राइट है कि उस गुड्स को आप बेच सकते हो, क्योंकि वो वैसे भी खराब हो जाना जब तक उसके ओनर को मिलेगा। तो ये थे आपके राइट्स किसके? फाइंडर ऑफ गुड्स के, जिसने उस गुड्स को ढूंढा है। अब हम बात करेंगे ड्यूटी की, कि ड्यूटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। नंबर 1 बहुत इजी है, टेकिंग केयर ऑफ गुड्स, मीनिंग आपको अपने गुड्स की तरह उस सामान को रखना है।
ऐसा नहीं है कि आपको पता है कि 2 दिन के बाद इसका ओनर आएगा मेरे से लेकर चला जाएगा, चलना मैं क्यों केयर करता हूँ, आपको उठाने से पहले सोचना था, ठीक है। क्यों उठाकर ही क्यों लेके आए, अगर उठाकर लेके आए तो उसको अपने गुड्स के, अपने सामान की तरह आपको ट्रीट करना है और उसको उसी तरीके से रखना है, टेकिंग ड्यू केयर ऑफ गुड्स। सेकेंड नंबर पर आता है फाइंडिंग ऑफ द ओनर ऑफ द गुड्स। फाइंडिंग ऑफ द ओनर ऑफ द गुड्स, इसका मीनिंग क्या है, आपको सेकंड ड्यूटी आपकी बनती है कि अगर आपको गुड्स का ओनर नहीं मिल रहा है तो उसको सर्च करो, उसको ढूंढो। ये नहीं कि सामान को अपने घर में किसी कोने में छुपा कर बैठ जाओ, उसको ढूंढो। समझ में आई बात? वेरी गुड। थर्ड नंबर पर आता है रिटर्निंग द गुड्स टू द ओनर। जब आपको वो ओनर मिल जाए, पहले आपने क्या करा, सामान को मिला, आपका अधिकार, आपकी ड्यूटी बनती है कि उसको अपने अपने सामान की तरह ट्रीट करो। सेकंड नंबर पर आया कि जो आपने गुड्स जिसका मिला हुआ अगर आपको मिल जाता है वो ओनर का नेम वगैरह, तो उसको ढूंढ कर लेके आओ। थर्ड नंबर पर उसको रिटर्न कर दो उस ओनर को। तो ये ओवरऑल था आपका फाइंडर ऑफ द गुड्स, जो कि आपका अच्छे से क्लियर हो गया है कि फाइंडर ऑफ द गुड्स के अंदर राइट्स और ड्यूटी क्या थी। अब हम डिस्कस करेंगे लास्ट टॉपिक, दैट इज प्लेज। प्लेज के अंदर क्या होता है, देखो ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बस नॉर्मल सा आप समझ लो, उसके बाद इसकी राइट एंड ड्यूटी वगैरह तो आप कर ही लोगे, बिल्कुल इजी सा है। पहली बात तो ये जो प्लेज होता है वो मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है। जब भी आप इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करोगे तो वहां पर आपका मॉर्गेज आ जाता है, ठीक है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है प्लेज। सेकंड बात आपको याद रखनी है कि प्लेज के अंदर क्या होता है, प्लेज जो होता है वो एक बेलमेंट होता है सिक्योरिटी का, मीनिंग एक बेलमेंट की तरह ही प्लेज होता है। बेलमेंट का मीनिंग यहाँ पर ये है कि जैसे बेलर और बेली होता है, यहाँ पर प्लेजर और प्लेजी होगा, जो बेलर होगा वो प्लेजर होगा, जो बेली होगा वो प्लेजी होगा। लेकिन ये क्या होता है, प्लेज जो होता है वो एक सिक्योरिटी, किसकी, लोन की सिक्योरिटी के लिए आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हो, उसको बोलते हैं प्लेज। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने किसी से लोन ले रखा है। अब मैंने लोन किस बेस पर लिया, मेरे पास 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी तो यहाँ पर हो नहीं सकती। मेरे पास क्या था, मैंने क्या करा, मेरे पास 10 लाख रुपए का कुछ गुड्स था, मूवेबल प्रॉपर्टी थी। मैंने वो 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी वहां पर रखी, तब मुझे 8 लाख रुपए का लोन मिला। तो यहाँ पर मैं प्लेजर हूँ, मैंने रखा, जिसके पास रखा वो प्लेजी है। वो मेरी पेमेंट 10 लाख रुपए का वो जो सामान है वो मुझे रिटर्न में तब देगा जब मैं उसके 8 लाख रुपए की लोन की पेमेंट दे दूंगी। तो ये था हमारा प्लेज। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट तो क्या है, मीनिंग इसके अंदर इसकी राइट्स एंड ड्यूटी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, पता चल जाएगा देखते ही। आपको इतना क्लियर हो गया है, मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है, लोन की सिक्योरिटी पर्पज के लिए हम प्लेज करते हैं, और इसके अंदर प्लेजर और प्लेजी दो होते हैं। इसके अंदर नॉर्मली हमें पता चल गया ये मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है। दूसरी बात, आप तब तक इसके मतलब जो गुड्स आपने प्लेज किए हैं, प्लेजी जो है वो गुड्स को तब तक रख सकता है, उन गुड्स को जब तक कि उसकी लोन की अमाउंट पूरी पे ना हो जाए। दूसरी बात क्या है कि अगर वो पे नहीं करता तो उसके गुड्स को बेचकर वो अपनी पेमेंट कर सकता है। और क्या आता है, और बाकी प्लेज के अंदर इतना ही, आप नॉर्मली आप इतना ही पढ़कर जाओ, इससे ज्यादा नहीं आएगा। हमारा ये वाला कंसेप्ट कंप्लीट होता है बेलमेंट एंड प्लेज वाला। एंड थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, और अच्छे से शेयर सब्सक्राइब किया करो, ठीक है, चैनल को। बाय बाय।